जिला अलीगढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना गोंडा क्षेत्र में एक गांव है बिंजरी। इस गांव में एक किसान परिवार है। अतर सिंह का उसके परिवार में उसकी पत्नी कस्तूरी के अलावा 5 बेटे हैं। इनमें सबसे छोटा बेटा जैकिंदर है। अतर सिंह के तीसरे नंबर के बेटे को छोड़कर सभी बेटों की शादियां हो चुकी हैं। इसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक ही मकान में संगठित रूप से रहता है। अतर सिंह का सबसे छोटा बेटा जैकिंदर आंध्र प्रदेश में रेलवे में नौकरी करता है। 1.5 साल पहले उसकी शादी पूरा स्टेशन हाथरस निवासी फौजी रमेश चंद्र की बेटी प्रेमलता उर्फ मोना के साथ तय हो गई थी। मोना के पिता के सामने अतर सिंह की कुछ भी हैसियत नहीं थी। यह रिश्ता जैकिंदर की रेलवे में नौकरी लग जाने की वजह से हुई थी। अतर सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए जैकिंदर की शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक अलनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उसमें जैकिंदर अपनी पत्नी के साथ रह भी सके। मई 2015 में जैकिंदर और मोना की शादी हुई तो मोना के पिता ने दिल खोलकर दहेज दिया, जिसमें घर गृहस्थी का सभी जरूरी सामान था। मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी वहां की। मोना ने अपनी मां को फोन करके वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मां पहले से ही हकीकत जानती थी, इसलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है, तू मौज कर। मोना माँ की बात मान गई। उसने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया। उस कमरे को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि यह बड़े बाप की बेटी है। उसके अलनुमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह सब कुछ था। सोफा सेट और डबल बेड भी। शादी के करीब 15 दिन बाद जैकिंदर मोना को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मोना ने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेला रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो वह उनसे जरूर बोल बतिया लेती, वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सीमित थी। उसकी जिंदगी में अगर किसी का दाखिल था तो वह थी दिव्या। जैकिंदर के बड़े भाई की बेटी दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती ताकि रात में उसे डर न लगे, इसलिए जैकिंदर ही कहकर गया था। देखते देखते जैकिंदर और मोना की शादी को 1.5 साल बीत गया। जैकिंदर 5-10 दिन के लिए छुट्टी पर आता और लौट जाता। उसके जाने के बाद मोना को अकेले ही रहना पड़ता। मोना को घर की जगह बाजार की चीजें खाने का शौक था। इसी के मद्देनजर उसके पति जैकिंदर ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो सोनू को बुलाकर बाजार से मंगवा लिया करो। सोनू जैकिंदर के पड़ोसी का बेटा था, जो किशोर अवस्था को पार कर चुका था। वह सालों से जैकिंदर का करीबी दोस्त था। सोनू बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता। मोना को वह भाभी कहकर पुकारता। मोना ने शादी में सोनू की भूमिका देखी तो समझ गई थी कि वह उसके पति का खास ही होगा। जैकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला जाता। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूदकर आ जाता। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मोना तेज तरसाती और थोड़ी मुंहपट भी। कई बार वह सोनू से 2 अर्थी शब्दों में भी मजाक कर लेती थी। एक दिन सोनू जब बाजार से वापस लौटा तो मोना छत पर खड़ी थी। उसने सोनू को देखते ही आवाज देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ये गायब हो, कहाँ थे? भाभी बनियान लेने बाजार गया था, सोनू ने हाथ में तमी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया। यह सुनकर मोना बोली,
अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं, फिर कल जाऊंगा, बता देना क्या मंगवाना है। सोनू ने कहा तो मोना ने पूछा, बताया तो बनियान लाया हूँ। सोनू ने कहा तो मोना बोली, मुझे भी बनियान मंगानी है, ला दो ना। तुम्हारी बनियान मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे नंबर थोड़ी पता है। सोनू बोला, शायद देखकर भी नहीं ला सकते, बेकार की बात मत करो, शायद देखकर अंदाजा होता है क्या। तुम बिल्कुल गंवार हो, अंदर आओ, शायद दिखाती हूँ। कहते हुए मोना कमरे में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली, लो नाप लो, शायद खुद पता चल जाएगा। मुझसे साज मत नबाओ भाभी, वरना तुम पछताओगी। पछता तो अब भी रही हूँ, तुम्हारे भैया से शादी करके। मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों, सोनू ने पूछा तो मोना बोली, महीने 2 महीने बाद आते हैं, वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते हैं। और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साई नापने से डरता है। कोई और होता तो साई नापता। और मोना की आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक सोनू मोना के बातों को केवल मजाक में ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं को दिखाकर साय पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए। मोना ने सोनू का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या काम करोगी देवर से, सोनू ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे भाभी मना नहीं करेगी, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कल बात करेंगे। कहते हुए सोनू वहां से चला गया। दूसरे दिन सोनू माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जा पहुंचा। उस वक्त मोना खाना बनाकर खाली हुई थी। सोनू को देखते ही वह चेक कर बोले, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो, सोनू ने पूछा। मोना बोली, बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मोना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा, पर्ची दे दो, तलाश कर लूंगा। मुंह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी, तुम्हें यह रोग कब से हो गया? सोनू ने हंसते हुए पूछा। यह बीमारी तुम्हारी ही वजह से लगी है। मोना की आंखों में खुला निमंत्रण था। फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूंगी। कहते हुए मोना ने अपनी दोनों बाहें उठाकर उसकी ओर फैला दी। सोनू कोई बच्चा नहीं था, ना बिल्कुल गंवार था, जो मोना के दिल की मंशा न समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। सोनू जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब मोना ने उसे इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले। धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। मोना को सास ससुर जेठ जेठानी से किसी का डर नहीं था। वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति प्रदेश में नौकरी करता था, बाल बच्चा कोई नहीं था। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की 14 वर्षीय बेटी दिव्या थी, जो रात को मोना के साथ सोती। वह भी इसलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पति बड़े भैया से कहकर गया था कि मोना अकेली है, दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करो। तभी से दिव्या रात में मोना के पास सोती थी। सुबह को चाय पीकर दिव्या अपने घर आ जाती और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती। उसके स्कूल जाने के बाद मोना 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाती। इस बीच वह शरारती देवर सोनू को बुला लेती थी। स्कूल से आने के बाद दिव्या कभी अपनी चाची के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में माँ का हाथ बटाती। कभी कभी वह अपनी सहेलियों को लेकर मोना के घर आ जाती और उसे भी अपने साथ खिलाती। मोना पूरी तरह सोनू के प्यार में डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात सोनू के साथ गुजरे। शाम ढल चुकी थी
अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारना शुरू कर दिए थे। दिव्या को उसकी माँ मंजू ने कहा, जब चाची के पास जाए तो किताबें साथ ले जाना, वहीं पढ़ लेना। दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या चाची के घर पहुंची तो दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे। वह धक्का मारकर अंदर चली गई। अंदर जब चाची दिखाई नहीं दी तो वह कमरे में चली गई। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वहाँ बेड पर सोनू और मोना निर्वस्त्र एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दिव्या इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। वह सब कुछ समझ गई। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची ये क्या गंदा काम कर रही हो? दिव्या की आवाज सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठाकर बाहर भागा। मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा, दिव्या तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मोना ने दिव्या को बहलाना चाहा, लेकिन दिव्या ने खुद को मोना से अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूँगी। मोना ने कान पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। कसम खाओ, दिव्या बोली। मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ, बस चलो खेलते हैं। इस सब को भूलकर दिव्या के बाल मन से कहा तो मोना ने दिव्या को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। इतनी प्यारी हो तुम। 26 दिसंबर 2016 की अल सुबह गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही गजेंद्र के खेत में 14 वर्षीय दिव्या की गर्दन कटी लाश पड़ी देखी तो गांव भर में शोर मच गया। अनन पनन में यह खबर दिव्या के पिता ओम प्रकाश तक पहुंच गई। उसके घर में कोहराम मच गया। परिवार के सभी लोग रोते बिलखते, जिसमें मोना भी घटना स्थल पर जा पहुंची। बेटी की लाश देखकर दिव्या की मां का तो रोक कर बुरा हाल हो गया। किसी ने इस घटना की सूचना थाना गोंडा पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही गोंडा थाना प्रभारी सुभाष यादव पुलिस टीम के साथ गांव पिंजरी के लिए रवाना हो गए। तब तक घटना स्थल पर गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हो चुके थे। थाना प्रभारी ने भीड़ को अलग हटाकर लाश देखी। तत्पश्चात उन्होंने इस हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी दे दी और प्रारंभिक कार्रवाई में लग गए। थोड़ी देर में एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और क्षेत्र अधिकारी पंकज श्रीवास्तव भी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। लाश के मुआयना से पता चला कि दिव्या की हत्या उस खेत में नहीं की गई थी, क्योंकि लाश को वहां से घसीट कर लाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। मृतक दिव्या के शरीर पर चाकुओं के कई घाव मौजूद थे। जब जांच की गई तो जहां लाश पड़ी थी वहां से 300 मीटर दूर पुलिस को डलचंद के खेत में हत्या करने के प्रमाण मिले। डलचंद के खेत में लाल चूड़ियों के टुकड़े, कान का एक टॉक्स, एक जोड़ी लेडी चप्पल के साथ खून के निशान भी मिले। जांच चल ही रही थी कि पुलिस डॉग के अलावा फोरेंसिक विभाग के प्रभारी के मौर्य भी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल से बरामद कान के टॉक्स और चप्पल मृतक दिव्या की ही थी, जबकि लाल चूड़ियों के टुकड़े उसके नहीं थे। इससे यह बात साफ हो गई कि दिव्या की हत्या में कोई औरत भी शामिल थी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर दिव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भिजवा दिया। पूछताछ में दिव्या के परिवार से किसी की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। अब सवाल यह था कि दिव्या की हत्या किसने और किस मकसद से की थी। हत्या का यह मुकदमा उसी दिन थाना गोंडा में अज्ञात के खिलाफ 52 की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उसी शाम दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने महिला सिपाहियों के साथ पिंजरी गांव जाकर व्यापक तरीके से पूछताछ की। दिव्या की तीनों चाचियों से भी पूछताछ की गई। सुभाष यादव अपने स्तर पर पहले दिन ही दिव्या की हत्या की वजह के तथ्य जुटा चुके थे। बस मजबूत सबूत हासिल करके हत्यारों को पकड़ना बाकी था।
दिव्या की सबसे छोटी चाची मोना से जब चूड़ियों के बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि वह चूड़ी नहीं पहनती, लेकिन जब तलाशी की गई तो उसके बेड के पीछे से लाल चूड़ियां बरामद हो गईं, जो घटना स्थल पर मिली चूड़ियों के टुकड़ों से पूरी तरह मिल खा रही थी। सुभाष यादव का इशारा पाते ही महिला पुलिस ने मोना को पकड़कर जीप में बिठा लिया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में थाना प्रभावी सुभाष यादव को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मोना ने हत्या का पूरा सच खुद ही बयां कर दिया। सच सामने आते ही बिना देर किए गांव जाकर मोना के प्रेमी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया। सोनू के अलावा लगना मौनी के रहने वाले मनीष को भी दर दबोचा। दोनों को थाने लाकर पूछताछ के बाद अदालत में डाल दिया गया। दिव्या हत्याकांड के खुलासे की सूचना एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और सीओ एगलास पंकज श्रीवास्तव को दी गई थी। दोनों अधिकारियों ने थाना गोंडा पहुंचकर थाना प्रभावी सुभाष यादव को शाबाशी देने के साथ साथ अभियुक्तों से खुद भी पूछताछ की। पूछताछ में मोना के साथ उसके प्रेमी सोनू व उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह इस तरह था। दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लिया था। उसने चाचा के घर लौटने पर उसे सब कुछ सच बता देने की उस समय बात खत्म जरूर हो गई थी। फिर भी डर यही था कि बल बुद्धि के दिव्या ने अगर यह बात जय किन्नर को बता दी तो उसका क्या होगा। इसी से चिंतित मोना व सोनू ने योजना बनाई कि जय किन्नर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए। दिव्या हर रोज मोना के साथ ही सोती थी और अल सुबह चाची के साथ दौड़ लगाने जाती थी। कभी कभी वह दौड़ने के लिए वहीं रुक जाती, जबकि मोना अकेली लौट आती। दिव्या को दौड़ का शौक था, यह बात घर के सभी लोग जानते थे। इसीलिए हत्या में मोना का हाथ होने की संभावना नहीं मानी जाएगी। यह सोचकर मोना ने सोनू के साथ योजना बना डाली, जिसमें सोनू ने दूसरे गांव के रहने वाले अपने दोस्त मनीष को भी शामिल कर लिया। 26 दिसंबर को सोनू व मनीष पहले ही वहां पहुंच गए थे। मोना दिव्या को लेकर जब डालचंद के खेत के पास पहुंची तो घास में बैठे सोनू और मनीष ने दिव्या को दबोचकर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। दिव्या ने बचाने के लिए मोना का हाथ पकड़, जिससे उसके हाथ से 2 चूड़ियां टूटकर वहां गिर गईं। हत्यारे उसे खींचकर खेत में ले गए, जहां गर्दन काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसी चीना चपटी में दिव्या के कान का एक टॉक्स भी गिर गया और चप्पलें भी पैरों से निकल गई थी। दिव्या की हत्या के बाद यह लोग लाश को खींचते हुए लगभग 300 मीटर दूर गजेंद्र के खेत में ले गए। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। हत्यारा कितना भी चतुर हो, फिर भी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है, जो पुलिस के लिए जांच की अहम कड़ी बन जाता है। ऐसा ही मोना की चूड़ियां बनी, जिसने पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया।